बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत शब्द के बारे में पढ़ेंगे और शब्द की व्युत्पत्ति, उसके प्रकार और शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द जो है कैसे शब्द से अर्थ कब निकलता है और शब्द जो है किसे कहते हैं, ये सब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं कि पल्लवी ने खाना खाया। ये वाक्य है, पल्लवी ने खाना खाया। अब इस वाक्य में जो है पल्लवी ने खाना खाया, ये जो 4 शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ये प्रत्येक शब्द का अर्थ है। जितने भी यहाँ पे शब्द हैं, ये सभी शब्द का अर्थ है और इसमें कोई भी निरर्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पल्लवी नाम है, ने यहाँ पे कर्ता का के लिए प्रयोग किया गया है, और खाना भोजन को कहते हैं खाना, और खाया ये क्रिया है। तो ये खाया मतलब ये खाने का कार्य कर रहा है। तो इन शब्दों का अर्थ है। तो इसीलिए शब्द से जो है अर्थ की उत्पत्ति के लिए 3 तत्व आवश्यक होते हैं। तो शब्द से अर्थ की उत्पत्ति के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा से तात्पर्य बोलने या लिखने वाले की इच्छा से होता है, और व्यक्ति जिस अर्थ को प्रकट करने की इच्छा रखता है वही अर्थ शब्द से निकलना चाहिए। और इच्छा न होने पर भी इच्छित अर्थ भी प्राप्त नहीं होगा। और लेखक की कुशलता इसी में होती है कि वह अपनी इच्छा या भावना के अनुसार शब्द का प्रयोग करे। तो जो लेखन कार्य करते हैं वे अपने जो कहना चाहते हैं अपनी इच्छा से जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो योग्यता का अर्थ शब्द की जो है उचितता से होता है कि उचित शब्द का प्रयोग किया जाए। हर्ष, क्रोध आदि के भाव प्रकट करने के लिए उसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए जिस भाव से हम अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। और सन्निधि का संबंध होता है समय से। एक वाक्य का प्रत्येक शब्द, जैसे कि यहाँ पर जो है इन वाक्यों में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो हम जो कहना चाहते हैं उस अर्थ से हुआ है। और इसमें जो है अगर सन्निधि नहीं होगी, संबंध इसमें बोलने का एक क्रम नहीं होगा और एक सीमा में समय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इन शब्दों को 5-5 मिनट के अंतर से बोला जाए, जैसे पल्लवी शब्द बोलकर फिर 5 मिनट रुक जाए और फिर थोड़ी देर बाद फिर ने बोला जाए और फिर कुछ समय के अंतराल पर खाना बोला जाए और फिर कुछ समय के बाद खाया बोला जाए। तो इस तरह से अगर बोला जाएगा तो इससे किसी शब्द का उचित अर्थ नहीं निकल सकेगा और वाक्य का जो है भाव भी नहीं समझ में आएगा, अर्थ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए वाक्य बोलते समय शब्दों का जो प्रयोग होता है उसमें कई चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। एक तो जिस अर्थ में हम कहना चाहते हैं उसके लिए उचित शब्द का प्रयोग होना चाहिए और उसे शब्दों को उचित अंतराल पे बोलना चाहिए। तो पल्लवी ने खाना खाया, जब हम लोग इस तरह से बोलते हैं तब वाक्य का अर्थ समझ में आता है, शब्द का अर्थ समझ में आता है। तो इस तरह से जो है शब्दों के सार्थक जो वर्ण होते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे कि शब्द के भेद
कौन कौन से हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर है, और दूसरा रचना के आधार पर है, और तीसरा प्रयोग के आधार पर है, और चौथा अर्थ के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, और विदेशी शब्द होते हैं, और देशज शब्द होते हैं। तो तत्सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उसी रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मयूर, वानर, सूर्य आदि। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनका मूल रूप संस्कृत होता है परंतु हिंदी में बदले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। बदल के जो है उनका रूप बदल जाता है, जैसे सूर्य से सूरज हो जाता है तो वो तद्भव कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखेंगे और शब्दों के भेद लिखेंगे, और फिर उनका वर्गीकरण, भेद जो है, भेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में उसकी व्याख्या की जाएगी। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे पहले शब्द की परिभाषा लिखेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर परिभाषा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शब्द की परिभाषा। परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे शब्द सार्थक समूह यहाँ पे लिख देते हैं, समूह ज़्यादा सही रहेगा। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द की परिभाषा हो गई है। जैसे सार्थक शब्द का उदाहरण देना है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं भारत, कमल आदि। भारत, कमल आदि। और भी शब्द तो बहुत ही अनेक हैं, अनगिनत हैं, असंख्य हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण खाली दिया गया है समझाने के लिए। और अब हम लोग लिखेंगे शब्दों के भेद। यहाँ पर शब्दों के भेद, इसे ये जो है कॉपी में लिखना है, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर होते हैं। शब्दों के भेद, या इसे वर्गीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं वर्गीकरण। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, इस हेडिंग को लिखना है।
शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसे ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित, शायद ये ना दिख रहा हो, इसको नीचे लिख देते हैं। निम्नलिखित आधार पर किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला हम लोग लिखेंगे अर्थ के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। और तीसरा है स्रोत के आधार पर। स्रोत या इसको उत्पत्ति भी कह सकते हैं, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और सबसे पहले वर्णों के एक या एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे भारत, कमल आदि। और यहाँ पे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और स्रोत या उत्पत्ति, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो स्रोत कहते हैं जहाँ से वो शब्द निकला है, तो उसी को उत्पत्ति भी कहा जाता है। तो उसके आधार पर अब सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे पहला, अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पे ये हम लोग हेडिंग डालेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो है वो शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 कहेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे क। हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको,
तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर हम लोग सबसे पहला लिख रहे थे। तो इसमें हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है क। इसी के आगे से नीचे यहाँ पे हेडिंग डालना है। क जो है वो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। और ख है, इसके बाद ख है विलोम शब्द, विलोम शब्द। और ग है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और घ है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द के बाद एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा लिखेंगे कि दूसरा जो है जो वर्गीकरण किया गया है वो जो है रचना के आधार पर है और उसके अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, फिर विलोम है, फिर अनेकार्थी। अनेकार्थी जैसा कि कहने से ही समझ में आता है, अनेक अर्थ जो जिसके होते हैं, और एकार्थी मतलब जो एक अर्थ वाले होते हैं। तो इसमें पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के का समान अर्थ होता है, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाता है, जिनका समान अर्थ होता है। तो इसमें एक ही के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है एक ही अर्थ में। और जैसे कि रात्रि है तो उसको निशा जो है और रजनी इस तरह से कहते हैं। तो उसी तरह से जो है भूमि को धरती, पृथ्वी, भू, धरा ये सब कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो समानार्थक शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले। और दूसरा विलोम शब्द है, यहाँ पे दूसरा विलोम शब्द है। और विलोम शब्द का जो है शब्द का जो उल्टा अर्थ देता है, तो जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ देता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन होता है, आकाश का पाताल होता है, सुख का दुख होता है, तो ये विलोम शब्द हैं। और अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थक शब्द जो होते हैं, अनेकार्थी, जिन शब्दों का प्रयोग जो है अनेक अर्थों में किया जाए वे अनेकार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि जब अंबर शब्द का प्रयोग जो है वो आकाश और वस्त्र दोनों के लिए किया जाता है। अंबर शब्द का प्रयोग और पानी का अर्थ चमक और जल दोनों के लिए किया जाता है। तो ये जो है अनेकार्थी होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एकार्थक शब्द, एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक कहलाते हैं, एकार्थी शब्द। तो यहाँ पर एकार्थक शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें जो है एक अर्थ बताने वाले को एकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा रचना के आधार पर। अब हम लोग दूसरा हेडिंग डालेंगे रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर किस तरह से वर्गीकरण है यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे। तो रचना के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो इसमें जो 3 भेद हैं, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के रचना के आधार पर शब्दों के शब्दों के 3 भेद हैं। तो यहाँ पे रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। और पहला हम लोग यहाँ पर अर्थ के आधार पर किए थे, जिसका कि ये 4 भेद था, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको हम अभी हटा रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे शब्दों के 3 भेद कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो पहले क,
क जो है यहाँ पर रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, दूसरा यौगिक, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। इसे केवल समझना है कि ये है क्या, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इस तरह के शब्दों में, इस तरह के वर्गीकरण में क्या आता है। तो रूढ़ शब्द जो होता है, इसे मूल शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, नल, आज, पुस्तक आदि। तो ये जो है पहले से इन चीज़ों का ये नाम दिया गया है और उसे जो है बोला जा रहा है, तो वो रूढ़ हो गया है, अर्थात वो परंपरा से आया हुआ है और इन टुकड़ों का, शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। शब्द परंपरा से जो है प्रयोग किए जाते रहे हैं और अब जो है वो भाषा में अच्छे से प्रयोग हो रहा है। और अब है यहाँ पे जो ख है, यौगिक। तो यौगिक में जो है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, अर्थात जिनके टुकड़े का अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे पाठशाला है, तो पाठ और शाला दोनों शब्द मिलकर पाठशाला बना है। यौगिक का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय मिलकर बना है। और योग रूढ़ जो होता है, जो दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द जो है वो यौगिक या योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दांशों से जो मिलते हैं, बनते हैं। जैसे दशानन, दश और आनन 10 मुँह वाला अर्थात रावण, तो ये योग रूढ़ हो जाते हैं। वो उस दशानन का मतलब रावण अर्थ निकलता है। पंकज यानी पंक और कीचड़ से जो पैदा होता है उसे कमल कहते हैं। तो पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। और यौगिक हो गया जो दो शब्दों के जोड़ने से बनता है। और अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। तीसरा हम लोग हेडिंग डालेंगे स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। दोनों ही इसके लिए प्रयोग होता है। तो इसमें जो है शब्दों के 4 भेद हैं। आधार पर, ये हेडिंग डालना है। शब्दों के 4 भेद हैं, जिसमें है पहला क इसमें है तत्सम, ख है तद्भव और ग है देशज और घ है विदेशी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द, जो बच्चे पहले से भी आप लोग सुने होंगे इसका नाम तत्सम। तो तत्सम शब्द जो है वो होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, अर्थात ये संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम, और ये जो है वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसमें जो है तत्सम शब्द जैसे कि सूर्य, गृह, जल आदि, विद्या, ये सभी जो है ये संस्कृत के शब्द हैं, तो तत्सम कहलाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सूर्य से सूरज, तो यहाँ पर हस्त से हाथ,
संस्कृत में हाथ को हस्त कहते हैं, लेकिन तद्भव जब होता है तो उसका रूप बदल जाता है, वो हाथ बन जाता है। और इसी तरह से जो है दंत से दांत, दंत शब्द संस्कृत का है, लेकिन तद्भव यानी कि हिंदी में वो आकर बदले हुए रूप में प्रयोग होता है, दांत कहलाता है। तो ये तद्भव हो गया। और देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश में पैदा हुए, ऐसे शब्द जो न संस्कृत से आए हैं और न ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, बदले हुए रूप हैं। और वे जो है लोक भाषाओं से, बोलचाल की भाषाओं से आ गए हैं, जैसे कि रोटी, पेट, पगड़ी, जूता आदि। और विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, विदेशी। तो इसमें जो है जैसे कि गैस, स्टेशन, डॉक्टर आदि शब्द जो है वो विदेशी शब्द हैं। तो इसमें जो है दूसरे फारसी भाषा से भी शब्द आए हैं, जैसे दुकान, जहाज, नमक, आराम। और अरबी भाषा से आए हैं जैसे किताब, खजाना। तुर्की भाषा से जैसे चाकू, कैंची, कुली, कालीन, ये सब तुर्की भाषा के हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर चौथा करेंगे। चौथे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो चौथा हेडिंग डालेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला है क, विकारी शब्द, और ख है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी, विकारी और अविकारी शब्द। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों शब्दों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है, जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, विकारी शब्द जो वो होते हैं जो लिंग, वचन आदि के कारण जिसमें परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के शब्द। जैसे राम है तो राम ने, लड़का है तो लड़का, लड़के, लड़कों, अलग अलग रूप उसका बन जाता है। तो वो बदलते हैं शब्द, इसलिए विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया आदि के शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द ये जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, जो अपना रूप नहीं बदलता, अविकारी कहलाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्दों को देखें, और इस आधार पर हम लोग जो है हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में देखा, और चारों के बारे में कैसे कैसे शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो इसमें जो है सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना है कि जो 4 वर्गीकरण किया गया है, इसमें जो है वो ये चारों का वर्गीकरण, उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो जानना बहुत आवश्यक है। तो सभी के बारे में बताया गया कि कौन से वर्गीकरण में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि शब्दों के जो है वर्णों के सार्थक मेल से जो उसका समूह होता है उसे शब्द कहते हैं।
और उसके 4 भेद हैं और चारों में अलग अलग शब्द होते हैं। तो वो किस तरह के शब्द हैं ये बताया गया। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।